हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम विलयन में आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? गैस का द्रव्य विलयन पढ़ा था और उसको उसकी विलयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, जिसमें अपन ने गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, तापमान और दाब पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, दाब का जो प्रभाव होता है विलयता पर, उसको हेनरी के नियम से समझाया जा सकता है। ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे हेनरी के नियम की। ठीक है। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं? हेनरी के नियम की। ठीक है। तो हेनरी का नियम ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार नियत ताप पर द्रव में गैस की विलयता उसके आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है, कुल दाब नहीं, उस गैस का आंशिक दाब। तो आपकी विलयता को हम सामान्यतः मोल प्रवाह में प्रदर्शित करते हैं, तो XA अनुक्रमानुपाती हो जाएगी किसके? PA के। ठीक है। अब जब भी क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है? एक नियतांक आता है। ठीक है। तो यहां से XA बराबर क्या हो जाएगा? KHPA। ठीक है। जहां KH हेनरी का नियतांक है, इसका मात्रक ATM इनवर्स, क्योंकि मूल प्रवाह का कोई मात्रक नहीं होता तो इसका मात्रक ATM इनवर्स हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका हेनरी का नियम। अच्छा, कई बार इसको दूसरे तरीके से भी बोल देते हैं, किसी गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब उस गैस की विलयता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं? अब क्योंकि बोल रहे हैं PA अनुक्रमानुपाती है XA के। ठीक है। तो यहां से PA बराबर क्या हो जाएगा? KHXA। ठीक है। कुछ बोलेंगे सर कैसे आप बोल रहे हो? आप बोल रहे हो एक बार XA निकालने के लिए KH का PA में मल्टीप्लाई कर दो, एक बार बोल रहे हो PA निकालने के लिए XA में KH का। देखो, ये भी फॉर्मूला पूरा सही है, ये भी फॉर्मूला सही है। ठीक है। दाब निकालने के लिए इस फॉर्मूले का भी उपयोग किया जा सकता है, दाब निकालने के लिए इस फॉर्मूले का भी उपयोग किया जा सकता है, मोल प्रवाह निकालने के लिए इस फॉर्मूले का भी उपयोग किया जा सकता है, मोल प्रवाह निकालने के लिए इस फॉर्मूले का भी उपयोग किया जा सकता है। बस आपको यह समझना है कब किस फॉर्मूले का उपयोग करना है। KH का मात्रक देखना। अगर KH के मात्रक में दाब के मात्रक का व्युत्क्रम हो तो ऊपर वाला सूत्र यूज कर लेंगे, और अगर दाब KH का मात्रक में दाब का मात्रक के बराबर हो तो आप नीचे वाला सूत्र यूज कर लेंगे, जहां KH हेनरी नियतांक है, इसका मात्रक ATM होगा। ये सवाल के लिए मैंने बता दिया कि ये सूत्र भी यूज हो सकता है, ये सूत्र भी यूज हो सकता है। आपको बस ये देखना है कि सवाल में KH का मात्रक क्या दिया है। KH का मात्रक ATM इनवर्स दिया है तो आप ये वाला सूत्र यूज करेंगे, चाहे आपको दाब निकालना हो चाहे आपको मूल प्रभाज्य
निकालना हो या विलेयता निकालनी हो। और अगर KH का मात्रक ATM या दाब के मात्रक जैसा ही दिया है तो आप नीचे वाला सूत्र यूज करेंगे, चाहे आपको दाब निकालना हो, चाहे आपको विलेयता या मोल प्रभाज्य निकालनी हो। हाँ, बोर्ड में अगर आपका आता है हेनरी का नियम लिखिए तो यहां तक लिख के आप छोड़ देंगे। ये तो मैंने आपको न्यूमेरिकल सवाल के लिए बताया कि इससे भी आप सवाल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको KH का मात्रक देखना पड़ेगा। हेनरी का नियम तो यहीं पर खत्म हो जाता है, ये उसका दूसरा वर्जन है और KH के मात्रक के अनुसार इस पर क्या पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या बात कर रहे हैं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, अब ये जो अनुप्रयोग हैं मैं इनको पूरे को लिखवाऊंगा नहीं, मैं इनको बोलूंगा, आप इनको धीरे धीरे लिख लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ठीक है, पहला लिखेंगे शीत पेय पदार्थों की बोतल उच्च दाब पर सील की जाती हैं। ठीक है, आपकी जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, शीत पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आपके क्या होते हैं हार्ड ड्रिंक्स भी बोल सकते हैं, जैसे विस्की वगैरह, ये सब की बात करें। कोल्ड ड्रिंक में आपका कोको कोला, पेप्सी, इन सब की अगर अपन बात करते हैं तो जब इनका मैन्युफैक्चर होता है तो इन सब की बोतल को हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, सील किया जाता है। क्योंकि इन सब के अंदर जब आप पीते हो तो आपको अच्छे से पता होता है कि इसमें क्या आती है, झंझनाहट आती है। ठीक है, तो झंझनाहट क्यों होता है, आती है क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उस लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं वो लिक्विड क्या होता है उस तब जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है उस लिक्विड में डिसॉल्व होता है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको प्रेशर भी बढ़ाना पड़ता है। तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, अंडर हाई प्रेशर सील की जाती है। इवन आपकी जो सोडा बोतल आती है वो भी आपके हाई प्रेशर पे क्या की जाती है, सील की जाती है, जिससे कि आपकी क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा समुद्रीय गोताखोर अपने साथ सिलेंडर में वायु के स्थान पर ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। ठीक है, आपसे कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि समुद्री गोताखोर या गोताखोर अपने साथ सिलेंडर में वायु के स्थान पे ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण क्यों ले जाते हैं। तो आप समझो क्या होता है कि सामान्यतः निम्न, ये यहां पर जब अपन सतह के ऊपर है तो यहां पर क्या है, दाब कम है। तो हमारे जब ये हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने में आपका ऑक्सीजन के साथ दूसरी गैसें जैसे नाइट्रोजन इत्यादि, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे सांस के अंदर जाती हैं। अब आपको मैंने बताया कि जो नाइट्रोजन है वो अक्रियाशील होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, क्रियाशील होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और नाइट्रोजन क्या होती है, हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती, तो वो बाहर आ जाती है। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, अब ऊपर तो हमको सांस लेने के लिए वायु पर्याप्त है, उसमें हमको ऑक्सीजन अलग से नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम सिलेंडर में जैसे पानी गोता लगाते हैं, गोताखोर नीचे जाते हैं, अगर वो सिलेंडर में वायु ले जाए तो वायु में क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगी। ठीक है, तो नीचे जाने पर क्या होगा, दाब बढ़ेगा।
दाब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे रक्त में क्या होने लगेगी, विलय होने लगेगी। तो ऑक्सीजन का तो हमारा शरीर क्या कर लेगा, उपयोग कर लेगा, जो लेकिन जो नाइट्रोजन हमारे रक्त में जो विलय हो गई वो वैसी विलय अवस्था में रहेगी। लेकिन जैसे ही आप वापस ऊपर आओगे, ठीक है, तो वो रक्त में क्या बना लेगी, आपके बुलबुले बना लेगी, क्योंकि नीचे तो वो क्या है, दाब उच्च था इसलिए विलय हो गई, ऊपर जब आए तो वापस से दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो वापस से अविलय हो जाएगी। तो अविलय होने के कारण क्या होने के कारण, अविलय होने के कारण वो कहा वहां पर क्या बना लेगी, बुलबुले बना लेगी, जिससे हमारी रक्त की कार्यविधि रुक जाएगी और हमको असहनीय दर्द होगा। इस दर्द की स्थिति को क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। ये एक तरह की बीमारी की स्थिति हो जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। तो इससे बचने के लिए हम वायु नहीं ले जाते, क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। तो सर हीलियम क्यों लगाए, ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, तो उसकी क्रियाशीलता को थोड़ा मेंटेन करने के लिए या कम करने के लिए अपन क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। तो ये आपका अगला हो गया, ठीक है। तीसरा आपका आता है, तीसरा आता है फेफड़ों की कार्य विधि में, ठीक है। हम जब सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, उसकी जो कार्यविधि होती है वो भी आपके हेनरी के नियम पे आधारित है। सर कैसे आधारित है, समझाओ। क्या हुआ, सांस ली तो पूरी वायु अंदर भर गई, ठीक है, इसका दाब बढ़ गया। दूसरा, जैसे ही हम सांस लेते हैं, डायफ्राम जो होता है नीचे, ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर एक लेयर होती है जो फेफड़ों को पेट से अलग करती है, तो उसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम भी क्या हुआ, ऊपर हुआ, तो वो भी क्या लगा रहा है, दाब लगा रहा है। तो सांस अंदर लेने पे वायु का दाब और नीचे का दाब, तो टोटल कुल दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे रक्त में क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम भी नीचे हो गया, ऊपर की भी दाब क्या हो गया, कम हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो आपकी रक्त में जो विलयता होती है, मतलब हमारी जो फेफड़ों की कार्यविधि होती है, वो भी आपके हेनरी के नियम पर आधारित रहती है, ठीक है। उसके बाद पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन एवं हीलियम का सिलेंडर ले जाते हैं। देखो क्या होता है, जैसे ही पहाड़ पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ऊपर भी वायु दाब क्या होने लगता है, कम होने लगता है। वायु दाब कम होने लगता है तो वहां पर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी क्या होती है, कम मात्रा में हमको ऑक्सीजन मिलती है, तो सांस उखड़ने लगती है, ठीक है। और वहां पर एक क्या होती है, डिसीज हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। उसके कारण जब पर्याप्त मात्रा में हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो हमारी सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एनॉक्सिया से बचने के लिए या फिर कम मात्रा में ऑक्सीजन से बचने के लिए अक्सर पर्वतारोही जो पहाड़ चढ़ते हैं, जैसे हिमालय चढ़ते हैं और भी कई सारी चीजें, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं या अपने फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के भी चढ़ सकते हैं। उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन्स है, आपकी अंदर की जो मेम्ब्रेन्स होती है, उनका भी हेल्दी होना, कि अगर प्रेशर कम हुआ तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो डैमेज होकर खून भी निकलने लगता है। तो प्रॉपर उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन वगैरह ले जाते हैं, और एनॉक्सिया से बचने के लिए ऑक्सीजन वगैरह ले जाते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है ठोस का ठोस में विलयन। हमने ठोस का द्रव्य विलयन पढ़ लिया, गैस का द्रव्य विलयन पढ़ लिया, द्रव का द्रव्य विलयन पढ़ लिया। अब अपन बात कर रहे हैं ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में
विलयन। ठीक, क्या होते हैं ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिसमें विलय एवं विलायक, जिसमें विलय एवं विलायक दोनों ठोस अवस्था में, होते हैं, उन्हें ठोस में विलयन कहा जाता है। ये वापस से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट अंतरकाशी विलयन, दूसरा प्रतिस्थापन विलयन। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है अंतरकाशी विलयन मतलब इसमें क्या होगा, एक ठोस के कण या परमाणु क्या होगा बहुत छोटा होगा दूसरे के कंपैरिजन में। तो क्या होता है जिसका परमाणु छोटा होता है वो क्या करता है अंतरकाशी रिक्ति में कहीं पर भी जगह घेर लेता है, तो उस टाइप का जो विलयन बनता है वो क्या कहलाता है आपका अंतरकाशी विलयन कहलाता है। सामान्यतः ठोस का ठोस में विलयन मिश्र धातु होती है, तो जैसे लोहे में कार्बन मिलाते हैं तो कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है, तो कार्बन अंतरकाशी रिक्ति में फंस जाता है, तो लोहे का कार्बन का लोहे में जो विलयन बनता है वो क्या कहलाता है आपका अंतरकाशी विलयन। वहीं पर प्रतिस्थापन विलयन क्या होता है कि दोनों तत्वों के या दोनों ठोसों के परमाणु का आकार लगभग बराबर है, तो अंतरकाशी स्थान में वो परमाणु नहीं जाएगा, तो क्या करेगा एक परमाणु को हटाकर दूसरा परमाणु वहां पर जगह ले लेगा। क्या करेगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु को हटाकर वहां पर जगह ले लेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे प्रतिस्थापन विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपका आता है वाष्प दाब। क्या आता है, वाष्प दाब। अगली जो हेडिंग आती है वो आती है आपकी वाष्प दाब। वाष्प दाब समझो क्या होता है, किसी द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, समझो क्या है, हमने एक पात्र लिया, इसमें कोई द्रव रख दिया। ठीक है, इसमें कोई द्रव रख दिया। ठीक है, और इस पात्र को ऊपर से ढक दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो द्रव है वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा। धीरे धीरे किस में परिवर्तित होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा। जब ये वाष्प इस सतह से टकराएगी तो ठंडा होकर वापस से किस में हो जाएगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो पहले वाष्प बढ़ रही थी, फिर वाष्प क्या हो रही, कम हो रही, तो एक ऐसी अवस्था आएगी जितनी वाष्प यहां पर बन रही
उतनी वाष्प वापस से ठंडी हो रही है, ठीक है। तो वाष्प का सांद्रण बढ़ेगा नहीं, ना ही कम होगा, वाष्प क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था बोलते हैं। तो साम्य अवस्था पर ये जो वाष्प है वो यहां पर कितना दाब लगाती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं, ठीक है। यानी साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। अब आएंगे राउल्ट के नियम। राउल्ट का नियम, ठीक है। ये आपका दो विलयनों के लिए पढ़ेंगे अपन, अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए और वाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए, ठीक है। तो हेडिंग आप लिखेंगे अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। अब अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या बोलता है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार नियत ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज्य के अनुक्रमानुपाती होता है। समझो क्या बोल रहा हूं, समझना मेरी बात। हमने क्या किया, एक पात्र लिया, ठीक है। पहले शुद्ध विलयन लिया, क्या लिया, शुद्ध विलयन लिया, ठीक है। शुद्ध विलयन लिया, ठीक है। शुद्ध विलयन का जो वाष्प दाब अपन ने देखा वो कितना है, P0A। किसका, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब कितना है, P0A, ठीक है। ये समझा रहा हूं, अलग से समझना। अब मैंने क्या मिलाया, इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया, ठीक है। तो अवाष्पशील विलय मिलाने से क्या होगा, पहली बात तो ये विलय वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी वाष्प दाब आएगा वो विलायक के कारण ही आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि जहां पर ये विलय उपस्थित है उसके नीचे का जो द्रव है यानी विलायक है वो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा। तो आपका क्या हो जाता है, जैसे अवाष्पशील विलय मिलाते हो तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जितना भी होगा वो किस पर निर्भर करेगा, आपके विलायक पर निर्भर करेगा। तो विलायक के मोल प्रभाज्य के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपका जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो P, वो क्या होगा, एक्चुअल में विलायक के वाष्प दाब के बराबर ही होगा। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब नहीं, केवल विलायक का जो वाष्प दाब लग रहा है उसके बराबर होगा, और विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज्य के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अतः विलयन का वाष्प दाब P बराबर हो जाएगा PA के, और ये अनुक्रमानुपाती होगा किसके, XA के, ठीक है। तो आपका P अनुक्रमानुपाती लिख दिया मैंने XA के, ठीक है। अब जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो P बराबर KXA, जहां K एक समानुपातिक नियतांक है, ठीक है।
शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, x से कितना हो जाएगा 1। अगर पूरा ही विलायक है तो मोल प्रवाह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x से 1 हो गया। और p किसके बराबर हो जाएगा, P0A के। तो यहां से p की जगह क्या लिखेंगे, P0A बराबर k, x की जगह क्या हो गया 1। तो k बराबर क्या हो जाएगा, P0A। तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका, P0A XA। ये किसके लिए हो गया बेटा, आवासशील विलय वाले विलयन के लिए। यानी विलयन का वाष्पदाब क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा किसके, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब गुणित मोल प्रवाह, के तापमान नियत रहेगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका राउल्ट का नियम किसके लिए, आवासशील विलय वाले विलयन के लिए, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं वाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बेटा, पूछा जाता है 2 नंबर में 4 नंबर में, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब अपन बात करते हैं वाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। यानी वाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक घटक का प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्पदाब उस घटक के मोल प्रभाज्य के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आपका क्या है, मैंने क्या किया, एक पात्र लिया, इसमें आपका विलायक लिया, ठीक है, जिसमें वाष्पशील विलय मिला दिया, ठीक है। तो यहां पर जो वाष्प बनेंगे, विलायक के तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ विलय के भी वाष्प बनेंगे, ठीक है। तो आपका विलायक भी वाष्पदाब लगाएगा, विलय भी वाष्पदाब लगाएगा। तो आपका क्या होगा, जो विलय का वाष्पदाब होगा वो उसके मोल प्रवाह के अनुपाती होगा। यानी Pb बराबर क्या हो जाएगा, P0B XB। Pa मतलब विलायक का आंशिक वाष्पदाब जो होगा वो उसके मोल प्रवाह के बराबर होगा। यानी Pa किसके बराबर हो जाएगा, P0A XA के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से कुल वाष्पदाब जो होगा वो दोनों घटकों के आंशिक वाष्पदाब के योग के बराबर होगा। यानी P बराबर Pa प्लस Pb हो जाएगा। तो P बराबर P0A XA प्लस P0B XB हो जाएगा, ठीक है। अब कई लोग XA को XB के पद में लिखना चाहते हैं, तो आप जानते हैं, हम जानते हैं XA बराबर 1 माइनस XB। तो P बराबर P0A 1 माइनस XB प्लस P0B XB। अंदर गुणा कर दूंगा तो P बराबर P0A माइनस P0A XB प्लस P0B XB। इन दोनों में XB कॉमन आ जाएगा तो P बराबर P0A प्लस P0B माइनस P0A XB, ठीक है। ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब अगर ग्राफ बनाता हूं,
किसमें? वाष्प दाब और मोल प्रभाज्य में, वाष्प दाब और मोल प्रभाज्य में। ठीक है, तो ये x b बराबर 0, तो x a कितना हो जाएगा 1, यहां पर x a बराबर 0, तो x b बराबर क्या हो जाएगा 1। तो आपका जब x a 1 है तो ये यहां पर जो वाष्प दाब आएगा वो p0 a के बराबर हो जाएगा। जब x b 1 है तो ये क्या हो जाएगा p0 b के बराबर हो जाएगा। ये जो है वो आपका pa बताएगा, ये जो है वो आपका pb बताएगा, क्योंकि सीधी रेखा है, अनुक्रमानुपाती है तो सीधी रेखा आएगी। और ये जो लाइन है वो क्या बताएगा, p बराबर p0a xa प्लस p0b xb बताएगा। और ये pb बराबर क्या हो जाएगा, p0b xb, और pa क्या हो जाएगा, p0a xa। ये आपको याद रखना है। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिए आज, क्या पढ़ा, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, फिर ठोस का ठोस में विलयन, वाष्प दाब, ठीक है, आवासशील विलय के लिए राउल्ट का नियम और वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम, ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके विलयन के प्रकार। तो विलयन क्या हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे, एक आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। ये जो इसमें आज जो पढ़ा है उसमें हेनरी का नियम बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपके सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जेई और नीट, उनमें भी आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका राउल्ट का नियम, ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल बिना झिझके आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, मेरे को कॉल लगा सकते हैं, और कोई भी समस्या होती है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपन उसका सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।